नमस्कार आप लोगों को। और पिछले लेक्चर में आपने देखा था यहाँ पर रिवर्स मोल मॉडल के एप्लीकेशन में कट ऑफ रीजन में हमने बीजेटी की एनालिसिस कर ली थी, और अब आगे यहाँ पर सैचुरेशन रीजन में एनालिसिस करेंगे। सैचुरेशन रीजन में एनालिसिस करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों जंक्शन हैं आपकी इमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, वो आपकी फॉरवर्ड बायस होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर अगर हम किसी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मान लीजिए कि NPN ट्रांजिस्टर है, और उसको इस प्रकार से शो करते हैं, कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन आप ले लीजिए। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर हम एनालिसिस करते हैं कि किस प्रकार से सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा ट्रांजिस्टर आपका। डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, इसको VCC मान लेते हैं कि ये आपका +5 वोल्ट है। और ये रेजिस्टेंस कलेक्टर टर्मिनल पर लगा हुआ रेजिस्टेंस, इसको RC कह दें, ये आपका इमीटर होगा और ये बेस टर्मिनल होगा। ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर शुरुआत की अगर बात करें, मतलब कि जब ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव मोड में रखते हैं तो उस कंडीशन में जो कलेक्टर पर वोल्टेज लगाते हैं, अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर कलेक्टर आपका N टाइप है, और कलेक्टर N टाइप है तो इसको रिवर्स बायस करने के लिए इसको पॉजिटिव रखेंगे, और यहाँ पर इसको निगेटिव रखेंगे इमीटर। यहाँ पर जो बायसिंग बैटरी लगेगी बेस और इमीटर के बीच में, ये आपकी बायसिंग बैटरी VBE है। और बेस इमीटर जंक्शन को आप जो है एक्टिव रीजन में रखने के लिए फॉरवर्ड बायस रखते हैं। बेस यहाँ पर P टाइप है तो इसको पॉजिटिव से और इसको निगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि आपका जो बेस इमीटर जंक्शन है, अगर इसकी बात की जाए तो ये फॉरवर्ड बायस में है, इन फॉरवर्ड बायस। ये सर्किट डायग्राम यूज करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए अब यहाँ पर जो बायसिंग वोल्टेज हैं उनकी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जो कलेक्टर और इमीटर के बीच का वोल्टेज है, इसको लिखा जाता है VCE, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज होगा। बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज VBE, जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा ही है। और कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज यहाँ पर जो ये है, ये आपका लिखा जाएगा VCB, ठीक है। अब अगर इस सर्किट डायग्राम को यूज करें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो जो VCE है इस फिगर के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट, आप VCE की बात करें कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, तो VCE डायरेक्टली आप लिख सकते हैं VCC माइनस ICRC,
जहाँ पर आईसी कलेक्टर करंट है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से फ्लो कर रही है आईसी, ये आपकी कलेक्टर करंट होगी। यहाँ पर बेस करंट आईबी, और ये आपकी बाहर की तरफ यहाँ पर इमीटर करंट आईई का फ्लो होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जो ये तीनों वोल्टेज लग रहे हैं क्रमशः कलेक्टर इमीटर टर्मिनल के बीच में VCE, कलेक्टर बेस टर्मिनल के बीच में VCB, और बेस और इमीटर के बीच में VBE। इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर देखें कि ये आपका इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर देखें तो जब हम चलेंगे तो ये आपका पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव लिया गया है, और यहाँ पर ये देखें कि जो बेस है इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी पॉजिटिव से कनेक्ट है, लेकिन कलेक्टर के रिस्पेक्ट में ये लेस पॉजिटिव पर होगा, क्योंकि कलेक्टर बैटरी जो है वो यहाँ पर इसका पोटेंशियल हाई है इसके रिस्पेक्ट में, इसको हमने +5 वोल्ट लिया है। और आप जानते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है या जो बेस करंट है वो वेरी स्मॉल करंट होती है। तो इसका मतलब कि जो ये आपका वोल्टेज है इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो यहाँ पर लेस पॉजिटिव है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगेटिव मान सकते हैं, लेस पॉजिटिव है। और उसके बाद VBE की बात कर रहे हैं तो VBE यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं बाई किरचॉफ्स लॉ, आप इसी वोल्टेज VCE को लिख सकते हैं यहाँ पर VCE इक्वल टू VCB प्लस VBE, ये लिखा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि अगर ट्रांजिस्टर को आपको सेचुरेशन मोड में इसकी एनालिसिस करनी है, सेचुरेशन रीजन में ले जाना है, तो दोनों जंक्शन, यहाँ पर जो जंक्शन बन रही है बेस और इमीटर के बीच में इमीटर बेस जंक्शन, और यहाँ पर जो जंक्शन बन रही है कलेक्टर बेस जंक्शन, ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रखना होगा, तब ट्रांजिस्टर आपका सेचुरेशन मोड में होगा। अभी जो ट्रांजिस्टर है आपका वो एक्टिव रीजन में वर्क कर रहा है, क्योंकि कलेक्टर को हमने रिवर्स बायस रखा है इस बायसिंग बैटरी, इस सोर्स बैटरी के द्वारा। इसको आपको जो है सेचुरेशन रीजन में ले जाना है। तो सेचुरेशन रीजन में ले जाने के लिए हमको एनालिसिस करनी होगी कि कलेक्टर बेस वोल्टेज क्या है। अगर कलेक्टर बेस वोल्टेज यहाँ पर रिवर्स बायस होता है, तब ये जंक्शन आपकी जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। रिवर्स बायस होने का मतलब कि जो यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव बना रहा, मतलब कि VCB पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ निगेटिव लेंगे और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगी। लेकिन अगर ये रिवर्स होता है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, तब कलेक्टर बेस जंक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? मतलब कि अभी जैसे लगा हुआ है इस सिचुएशन में कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन या एक्टिव मोड में वर्क कर रहा है, जिसे आप नॉर्मल मोड भी कहते हैं। अगर ये वोल्टेज VCB यहाँ पर चेंज होता है और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाए, या आप ये कह दें कि VCB निगेटिव हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो ट्रांजिस्टर है उसकी कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और ट्रांजिस्टर आपका सेचुरेशन मोड में चला जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर एनालाइज करना है। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन आपने लिखा है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप VCB की वैल्यू को एनालाइज करेंगे। तो VCB इक्वल टू लिख सकते हैं VCE माइनस VBE, ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम एनालिसिस कर सकते हैं। और एनालिसिस क्या होगी कि अगर हम कह देते हैं यहाँ पर इफ़ VCB इज पॉजिटिव, अगर VCB पॉजिटिव है, मतलब कि जैसे यहाँ पर दिख रहा है एज इट इज है, यहाँ पर कलेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से और बेस की तरफ निगेटिव, मतलब कि ये लेस पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में आपकी जो कलेक्टर बेस जंक्शन है
वो किस प्रकार से है। CBJ कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। कलेक्टर बेस जंक्शन आपकी रिवर्स बायस है। अगर कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है तो जो आपका ट्रांजिस्टर है BJT है वो किस रीजन में आपका ऑपरेट करेगा। आप लिख सकते हैं BJT विल बी इन एक्टिव रीजन। इस कंडीशन में BJT आपका एक्टिव रीजन में है। क्यों? क्योंकि जो इमिटर बेस जंक्शन है एज EBJ इज ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस। इमिटर बेस जंक्शन आपकी ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन जब VCB पॉजिटिव है तो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगी और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब कि जो आपका BJT है वो एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। अब अगर हम यहाँ से कहें कि जो VCB है ये निगेटिव हो जाता है, आगे लिखेंगे इफ़ VCB इज निगेटिव, तो इस कंडीशन में अब CBJ क्या होगा। CBJ इज इन फॉरवर्ड बायस। VCB को निगेटिव करने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर था उससे रिवर्स ले रहे हैं, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव कर दे रहे हैं। तो कलेक्टर आपका निगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया और कलेक्टर N टाइप है, निगेटिव से जुड़ा, तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है आपकी वो फॉरवर्ड बायस हो गई और इमिटर बेस जंक्शन ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है। तो इस कंडीशन में जो BJT है, BJT will be in saturation region। BJT आपका सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। ये दो सिचुएशन यहाँ से मिली। एक में आपने कहा कि BJT आपका फॉरवर्ड बायस है, एक्टिव रीजन में हो जाएगा, और दूसरे में आपने कहा कि जो BJT है वो सैचुरेशन रीजन में हो जाएगा। यहीं से रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर हम यहाँ पर VCB को, अभी तो आपने VCB को पॉजिटिव रखा फिर निगेटिव रखा, अगर VCB आपका 0 हो जाता है तब क्या सिचुएशन बनेगी। अगर VCB को 0 कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस में और निगेटिव हुआ तो सैचुरेशन रीजन में, मतलब कि जब VCB आपका पॉजिटिव है तो BJT एक्टिव रीजन में है और अगर ये निगेटिव है तो BJT आपका सैचुरेशन रीजन में है। इसका मतलब कि अगर 0 कर रहे हैं तो वो आपकी वो बॉर्डर लाइन होगी, वो बाउंड्री लाइन होगी या वो बाउंड्री होगी जिसके एक तरफ ट्रांजिस्टर एक्टिव में और जस्ट दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम VCB को 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर जो है वो एट द एज बिटवीन एक्टिव एंड सैचुरेशन रीजन होगा। तो इस बात को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इफ VCB इक्वल टू 0, VCB इक्वल टू 0, then BJT is at the edge between active and saturation region।
यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको एज कहा जाएगा। दोनों रीजन का जो एज है, मतलब कि दोनों रीजन की जो बाउंड्री है, ठीक उस पर आपका बीजेटी होगा। उसके एक तरफ एक्टिव रीजन, दूसरी तरफ सैचुरेशन रीजन। ये सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि जो आपका VCB है ये कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा। और इसको आप बता सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन करके, कलेक्टर इमिटर वोल्टेज और बेस इमिटर वोल्टेज जो कि यहाँ पर लगाए गए हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं। और डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, सो इफ़, पहली सिचुएशन क्या लानी थी आपको कि VCB को पॉजिटिव करना है, और VCB को पॉजिटिव करने के लिए VCE VBE से ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंपली लिखेंगे VCE ग्रेटर दैन VBE, ये इससे ज़्यादा है। और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, इस सिचुएशन में ट्रांजिस्टर किस रीजन में होगा, एक्टिव रीजन, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस और इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगी। दूसरी सिचुएशन है कि जब VCE आपका लेस देन हो जाए VBE, इस सिचुएशन में अब ट्रांजिस्टर कहाँ पर वर्क कर रहा है, सैचुरेशन रीजन में। एंड इफ VCE इक्वल VBE, दोनों बराबर हो जाए, तब BJT कहाँ पर वर्क करेगा। अब इस सिचुएशन में आप लिख सकते हैं BJT remains at the edge between active and saturation। रीजन, ये आपकी यहाँ से एनालिसिस निकली कि बीजेटी कब किस रीजन में वर्क करेगा। ठीक है, सैचुरेशन रीजन में तब वर्क करेगा जब कलेक्टर इमिटर वोल्टेज, कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल के बीच में लगा हुआ वोल्टेज यहाँ पर बेस इमिटर के बीच में लगे हुए वोल्टेज से कम हो जाए, तब जो है बीजेटी आपका सैचुरेशन रीजन में होगा। अगर बराबर है तो उस कंडीशन में एक्टिव और सैचुरेशन के मिड रीजन, मतलब कि एज रीजन पर वर्क करेगा, बाउंड्री रीजन पर। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं इस बात को। हमको एनालिसिस करनी है सैचुरेशन रीजन में, तो हमको ये सिचुएशन लेनी पड़ेगी जब आपका VBE लेस दैन VCE है, और इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर BJT को आपको सैचुरेशन रीजन में ड्राइव करना है, तब उस कंडीशन में आपकी ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो आगे लिखेंगे, सो टू ड्राइव BJT इन सैचुरेशन रीजन, अगर BJT को सैचुरेशन रीजन में ड्राइव करना है, द कंडीशन दैट शुड बी फुलफिल्ड इज, क्या सिचुएशन होनी चाहिए, ये आपने जो दूसरी सिचुएशन यहाँ पर लिखी थी कि VCE कलेक्टर इमिटर वोल्टेज शुड बी लेस दैन बेस इमिटर वोल्टेज VBE, ये सिचुएशन यहाँ पर होल्ड करनी चाहिए। या
आप जो पहली इक्वेशन लिखे थे यहाँ पर VCC के रूप में VCE की वैल्यू, तो VCE को आपने लिखा था VCC माइनस ICRC, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, और VCE की बात करें तो लिखा जा सकता है VCC माइनस ICRC फिगर के अकॉर्डिंग, और ये आपका लेस देन होना चाहिए VBE। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप कलेक्टर करंट की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं कलेक्टर करंट IC शुड बी ग्रेटर देन VCC माइनस VBE अपान RC, ये इक्वेशन आएगी। ये तो तब हुआ जब ट्रांजिस्टर आपका सेचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, तब ये इक्वेशन मिली। लेकिन अगर ट्रांजिस्टर आपका एज पर वर्क कर रहा है, एक्टिव और सेचुरेशन रीजन के एज पर, तो इस कंडीशन में ये जो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है, इस इक्वलिटी को आप इक्वल में बदल सकते हैं। मतलब कि अगर आप लिखें कि ये IC इक्वल है VCC माइनस VBE अपान RC, इसका मतलब कि अब ट्रांजिस्टर जो है वो एज पर वर्क करेगा, एक्टिव रीजन और सेचुरेशन रीजन के। मतलब कि जब आप VCE को VBE के बराबर लेंगे, तो यहाँ पर देखें कि ट्रांजिस्टर जो है वो एज बिटवीन एक्टिव एंड सेचुरेशन रीजन पर वर्क करेगा। तो अगर इक्वलिटी का साइन लिखना होगा तो उस कंडीशन में जो ये करंट आपकी IC है, ये IC एज करंट के इक्वल हो जाएगी। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं therefore if IC, और इसको कह दिया जाए कि IC एज करंट है, IC एज की बात करें तो इसको इक्वल लिख सकते हैं VCC माइनस VBE अपान RC। अगर ये एज हुआ तो यहाँ पर जो ये सिंबल था ये इक्वल में बदल जाएगा, जो ग्रेटर देन का सिंबल था, सिर्फ ये अंतर आएगा। और इस कंडीशन में अब ये आपकी एज करंट है, मतलब कि कलेक्टर करंट IC की वो वैल्यू जिसके लिए ट्रांजिस्टर एक्टिव और सेचुरेशन के एज पर वर्क कर रहा है, एक्टिव और सेचुरेशन रीजन के बीच में। अब यहाँ पर बेस करंट की एज वैल्यू निकाली जाए, जो इनपुट करंट है बेस करंट यहाँ पर, कि इसकी वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ट्रांजिस्टर एक्टिव और सेचुरेशन के बीच में एज पर का वर्क करेगा। तो IB की वैल्यू को लिखने के लिए आगे लिखेंगे thus द बेस करंट IB at the edge will be, एज पर अगर इसकी वैल्यू निकालें तो IB एज इक्वल टू आप लिख सकते हैं IC एज अपान, यहाँ पर क्या आ जाएगा HFE। सिंपली आपने रिलेशनशिप पढ़ा था, हमने शुरुआत में डिस्क्राइब किया था कि जो IB है IC है, इसको लिखा जाता है बीटा IB के इक्वल, और प्लस इसमें टर्म आता है आपका ICO अपान 1 माइनस अल्फ़ा, इसके फॉर्म में आया था। जहाँ पर इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं तो आपका ये रिलेशनशिप मिलता है, और बीटा को ही हाइब्रिड पैरामीटर के रूप में HFE लिखा जाता है। ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी, बीटा को HFE हाइब्रिड पैरामीटर के रूप में, ये आपका करंट गेन है उस कंडीशन में जब ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में वर्क कर रहा हो। और ये आपने DC करंट गेन लिखा था जब हमने एनालिसिस की थी तो शुरुआत में।
तो ये डीसी करंट गेन के रूप में है। तो यहाँ से आई बी इक्वल टू आई सी अपान एच एफ ई, मतलब कि अगर आई बी एज है, एज पर करंट है बेस करंट, तो आई सी को भी एज पर लेना पड़ेगा। तो आई सी एज अपान एच एफ ई के इक्वल आएगी ये वैल्यू, और आई सी की वैल्यू एज सिचुएशन में आप यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इससे जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको आई बी एज की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट आई बी एज इक्वल टू आई सी की वैल्यू यहाँ से पुट की जाए तो वी सी सी माइनस वी बी ई अपान एच एफ ई आर सी, ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दें, जो आपने आर सी लिया है, ये आर सी जो कि कलेक्टर पर रेजिस्टेंस लगा है, इस आर सी को कभी कभी आर एल भी लिख सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस के रूप में। और इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर हम 1 किलो ओम ले लें, 1 किलो ओम, और सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू 5 वोल्ट आपने लिया ही है, तो यहाँ पर जो आई बी एज की वैल्यू है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई बी एज की वैल्यू यहाँ से लगभग कितनी आएगी इस सिचुएशन में, वैल्यू पुट कर दी जाए। वी सी सी आपका 5 वोल्ट है, 5 माइनस वी बी ई। अगर ट्रांजिस्टर आपका बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो बेस इमिटर वोल्टेज की वैल्यू पीएन जंक्शन के कट इन वोल्टेज से ज़्यादा लेनी होगी, और पीएन जंक्शन का जो कट इन वोल्टेज है वो 0.65 वोल्ट है। मतलब कि अगर 0.65 वोल्ट बना हुआ है तो बेस इमिटर जंक्शन कट ऑफ होगी। लेकिन बेस इमिटर जंक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है, इसलिए जो वी बी ई की वैल्यू है वो नियरली हम 0.75 वोल्ट लेकर चलते हैं। कब? जब बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, मतलब कि ट्रांजिस्टर आपका जब एक्टिव रीजन या सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है तो बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और उस कंडीशन में ये वोल्टेज इतना लेकर चलते हैं। तो 5 माइनस 0.75 अपान बीटा या एच एफ ई, जो कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है, इसको हम 50 ले लें। जनरली प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर के लिए इसको 50 से 200 के बीच में रखते हैं इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर जनरली अगर हम इसको 50 ले लें तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो 50 इंटू 1 किलो ओम, आर सी की वैल्यू 1 किलो ओम, मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ओम के रूप में, क्योंकि आर सी जो है आपका 1 किलो ओम है, तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 ओम। ये वैल्यू पुट करेंगे, और जब यहाँ पर ये वैल्यू आपने पुट की तो इसकी जो वैल्यू है वो नियरली 8 माइक्रो एम्पियर आती है जब आप सॉल्व करेंगे आई बी एज की वैल्यू। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आई बी एज की, वो सिर्फ इसलिए शो कर रहे हैं कि अगर हम बेस करंट की वैल्यू 8 माइक्रो एम्पियर के बराबर रखते हैं तब उस कंडीशन में जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एट द एज बिटवीन एक्टिव एंड सैचुरेशन रीजन वर्क करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए आईबी और आईसी के बीच में, और जो यहाँ पर ये वोल्टेज लगाया जा रहा है वीसीई, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो कि ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में वर्क करे। और उसके लिए पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि ट्रांजिस्टर का सैचुरेशन पैरामीटर क्या है, और सबसे पहले हम सैचुरेशन पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे रिलेशनशिप सैचुरेशन पैरामीटर की यहाँ पर कलेक्टर इमिटर वोल्टेज के साथ, और तब एक्चुअल एनालिसिस आपकी आएगी सैचुरेशन रीजन में बीजेटी की। तो आइए अब अगले पॉइंट पर देखते हैं सैचुरेशन पैरामीटर।
हेडिंग लिख लेंगे यहाँ पर सैचुरेशन पैरामीटर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीक लेटर सिग्मा से। सिंपल इसकी डिफिनीशन जो प्रोवाइड करेंगे, इट इज डिफाइंड एज सिग्मा इक्वल टू IC अपान HFE IB। ये डिफिनीशन होगी सैचुरेशन पैरामीटर की यहाँ पर सिंपल सी। और सैचुरेशन पैरामीटर सिग्मा की अगर बात करें, सिग्मा इक्वल टू 1 होगा थ्रू आउट द एक्टिव रीजन। as CBJ is reverse bias and EBJ is forward bias। अगर सिग्मा की वैल्यू 1 है तो जब तक सिग्मा 1 बना रहेगा तब तक जो आपका BJT है वो एक्टिव रीजन में होगा, और इस सिचुएशन में CBG रिवर्स बायस और EBJ फॉरवर्ड बायस रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ, आप लिख सकते हैं सो IC इंक्रीजेज लीनियरली विद IB। बेस करंट के साथ साथ कलेक्टर करंट के साथ कलेक्टर करंट जो है वो आपकी लीनियर इंक्रीमेंट में आएगी। मतलब कि अगर बेस करंट IB को आप इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में जो कलेक्टर करंट है वो भी इंक्रीज करेगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिग्मा 1 के लिए। और जब सिग्मा 1 है तो ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में होगा, और ये सैचुरेशन पैरामीटर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। सैचुरेशन पैरामीटर 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता किसी भी गिवन BJT के लिए। अब अगर हम ये कहते हैं कि सिग्मा लेस दैन यूनिटी है तो इस कंडीशन में जो BJT है आपका वो सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि सिग्मा लेस दैन 1 तो क्या होगा, इन द सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में अगर BJT है तो ये लेस दैन 1 होगा, और जैसे जैसे हम सैचुरेशन रीजन में डीप सैचुरेशन रीजन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू यूनिटी से कम होती चली जाएगी। तो आगे आप लिख सकते हैं एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग as we move deeper in saturation region। जैसे जैसे आप सैचुरेशन रीजन में डीप सैचुरेशन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू 1 से कम होती जाएगी। और आगे चल के देखेंगे एप्लीकेशन में, आप जब आपको हम DTL TTL RTL का केस लेकर चलेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी आप ये कहेंगे कि ट्रांजिस्टर डीप सैचुरेशन रीजन में वर्क कर रहा है तो सिग्मा की वैल्यू या तो 0.1 या 0.2 ही लेकर चलेंगे। डीप सैचुरेशन रीजन का केस होगा। और अगर एट द एज ऑफ सैचुरेशन है, मतलब कि एक्टिव और
सेचुरेशन रीजन के एज पर ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में कहेंगे कि सिग्मा नियरली 1 है। या आपने कहा कि सिग्मा की वैल्यू 0.98 के लगभग है या 99 है, इस तरह की वैल्यूज लेकर चलेंगे और ये कहेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है आपका वो एट द एज बिटवीन एक्टिव एंड सेचुरेशन रीजन है। और जैसे ही ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिग्मा है सेचुरेशन पैरामीटर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेगा। और हमने ये कहा कि जो सिग्मा है वो लेस दैन यूनिटी है सेचुरेशन रीजन में, और जैसे जैसे ही सेचुरेशन रीजन में हम डीपर होते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू रिड्यूस करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। कारण इसका ये है कि जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है वो कलेक्टर बेस जंक्शन जब सेचुरेशन रीजन में वर्क करेंगे तो वो आपकी फॉरवर्ड बायस होगी। तो आगे आप लिख सकते हैं, इसके लिख लीजिएगा यहाँ पर सेचुरेशन रीजन के बाद आगे लिखेंगे बिकॉज इन सेचुरेशन रीजन, मैं लिख दे रहा हूँ, बिकॉज इन सेचुरेशन रीजन CBJ is forward bias, कलेक्टर बेस जंक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस है। सो डायोड कंपोनेंट ऑफ कलेक्टर करंट डायोड कंपोनेंट की हमने बात की थी एबर्स-मोल मॉडल में। डायोड कंपोनेंट ऑफ कलेक्टर करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग in reverse direction। डायोड कंपोनेंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो ये रिजल्ट करेगा कि जो कलेक्टर करंट IC है वो डिक्रीज करेगी। डायरेक्शन रिजल्टिंग डिक्रीज इन टोटल IC। भाई आप याद करें तो हमने एबर्स-मोल मॉडल में यहाँ पर जो सिंबल दिखाया था एबर्स-मोल मॉडल का सर्किट डायग्राम, उसमें जो कलेक्टर टर्मिनल था उसके लिए यहाँ पर आपने सोर्स दिखाया था, यहाँ पर आपने डायोड की बात की थी इस प्रकार से, और कलेक्टर करंट इस डायरेक्शन में आ रही थी IC। तो जब हम डायोड करंट की बात करेंगे तो जो डायोड कंपोनेंट है करंट का वो इस डायरेक्शन में दिखाया गया था, और सोर्स के द्वारा जो करंट थी वो इस डायरेक्शन में थी, और इसको आपने अल्फ़ा IC के रूप में लिया था। तो जब इसकी बात की गई थी यहाँ पर तो इसके द्वारा आपने देखा था कि जैसे जैसे हम कलेक्टर करंट की बात करते हैं तो वो डायोड कंपोनेंट और ट्रांजिस्टर कंपोनेंट दोनों के सम के एल्जेब्राइक सम के इक्वल लिखी जाती है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर डायोड कंपोनेंट आपका इंक्रीज कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, इसको आपने लिखा था क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल था तो अल्फ़ा एन IE के इक्वल। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पर डायोड कंपोनेंट बढ़ेगा, आप देख रहे हैं कि दोनों रिवर्स डायरेक्शन में है, तो IC यहाँ पर आपका ये टोटल करंट जो है IC वो आपकी डिक्रीज करेगी जब आपका डायोड कंपोनेंट रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि सेचुरेशन पैरामीटर यहाँ पर ये डिफाइन किया जाएगा, सिग्मा इक्वल टू IC अपान HFE/IB, और सिग्मा इक्वल टू 1 रहेगा जब तक आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस रहेगी।
इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और IC इंक्रीज करेगी लीनियरली IB बेस करंट के साथ। लेकिन अगर सिग्मा यूनिटी से कम हो गया तो इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में है, और जैसे जैसे हम सेचुरेशन रीजन में अंदर जाएंगे, मतलब कि डीप सेचुरेशन रीजन की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे सिग्मा का मान यूनिटी से वेरी एंड वेरी लेस होता चला जाएगा, मतलब कि जीरो की तरफ बढ़ेंगे। और इस कंडीशन में इसका रीजन दिया जा रहा है कि जो आपकी कलेक्टर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है, और जब कलेक्टर बेस जंक्शन आपकी फॉरवर्ड बायस है तो जो डायोड करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और डायोड करंट अगर रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है तो कलेक्टर करंट जो है वो आपकी यहाँ पर गोज ऑन इंक्रीजिंग लिखी जा रही है। डायोड कंपोनेंट यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि जो टोटल करंट है वो कलेक्टर करंट आपकी डिक्रीज करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात हुई आपकी पूरी सेचुरेशन पैरामीटर की, और इसके बाद अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर रिलेशन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज VCE और सेचुरेशन पैरामीटर सिग्मा के बीच में। ठीक है, उसको नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।